कमरे में आकर वह रागिनी को इसके पीछे का कारण पूछने तो रागिनी आधी अधूरी अपने मतलब की बातें मिसेस राव को मसाला लगाकर बताती हैं। वहीं मिसेज राव को जब पता चलता है कि उनका बेटा उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहा था और उस लड़की ने उसकी मदद ना लेकर उसकी इंसल्ट की थी, जैसे जैसे वह ये सब सोच रही थी वैसे वैसे उनका सिया के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे पर आ रही एक्सप्रेशन देखकर रागिनी को थोड़ा सुकून मिला। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बाजी अभी भी पूरी उसके हाथ में है और वह आगे से और अच्छे से प्लानिंग करेगी जिससे वह उस घटिया लड़की को कभी अपनी जगह तक ना पहुंचने दे। लेने की तो बात बहुत दूर की है। वो मिसेज राव को गले लगा कर बैठ जाती हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत पागलों वाले एक्सप्रेशंस थे जो कोई भी नहीं देख पा रहा था और यह भी पता नहीं चल रहा था कि उसकी उल्टी खोपड़ी में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। चैप्टर 50 अंजलि। अगली सुबह हमेशा की तरह सिया ने अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा किया और मानव के साथ ब्रेकफास्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मानव के साथ उसकी कार में बैठकर निकल गई। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद उसके कार यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ी थी। ये देखकर सिया कबीर दिन अच्छा जाए विश करती है, सामने बैठे उधर उसको भी विश करती है और उन सबको बाय बोलकर कार से उतर जाती है। उसके कार से उतरने से लेकर गेट के अंदर जाने तक मानव की कार वहीं रुके रहते हैं। जब सिया गेट के अंदर जाती है तब मानव ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। उसका ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर फुल स्पीड के साथ कार को बजाज इंडस्ट्रीज की ओर मोड़ देता है। वही यूनिवर्सिटी सिया जब अंदर आती है तो सभी उसकी ओर देखने लगते हैं क्योंकि आज या नहीं कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यूनिवर्सिटी का एक यूनिफॉर्म था जिसे हफ्ते में 2 दिन पहनना होता था और आज वो दिन था। इस वक्त सिया ने एक डार्क ग्रीन कलर कल पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी, साथ ही वाइट शर्ट और उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर का ब्लेजर। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर लिप बाम। फिर भी वो कहर ढा रही थी। कोट पहनने की वजह से उसकी लंबी पतली सुंदर टांगे साफ देखी जा सकती थी कि पैरों में ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। हमेशा की तरह अपना बैग एक तरफ शोल्डर पर लटका आते हुए दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़े हुए हाथ में स्मार्ट वॉच। बालों को आज उसने खुला छोड़ा हुआ था, बस थोड़े से बाल लेकर उसने उन्हें प्यारी सी क्लिप्स लगाई हुई थी जिस पर डायमंड लगे हुए थे। जब से वो अंदर आए थी तब से सबकी नज़र उस पर रुक गई थी। ऐसा नहीं था कि सिया ने कुछ अलग किया था, वो बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होकर आई थी जो एक स्टूडेंट को होकर आना चाहिए था। बाकी सभी लड़कियां भी लगभग उसी की तरह तैयार होकर आई थी। वो उनमें इतनी खास नहीं लग रही थी पर सिया किसी के पॉप ग्रुप के मेन आइडल की तरह दिख रही थी और इन सब पर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था उसका वो एटीट्यूड। उसने अपने कानों में वायरलेस ईयरफोन लगाए हुए थे, उन पर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चल रहा था और वह सबको इग्नोर करते हुए बड़े ही अदब के साथ और गुरूर के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अपना हर एक कदम अपनी क्लासरूम की ओर बढ़ा रही थी। जब क्लासरूम में आए तो उसे देखकर पूरी क्लास जो थोड़ी देर पहले गपशप कर रही थी, मस्ती कर रही थी, कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई थी। क्लास में आकर सिया अपनी नजरें उठाकर चारों ओर घूम आती है और आगे बढ़ जाती है। हमेशा की तरह वह अपने लास्ट बेंच जो विंडो के पास था वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और हमेशा की तरह पहले लेक्चर में उसके बगल वाली जगह खाली रहती है क्योंकि प्रिंस कभी भी फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, या यूं कहें वह बहुत कम ही लेक्चर अटेंड करता था। पर इन सब से सिया को घंटा फर्क पड़ता था, उसमें किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अभी भी उसी तरह अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए गाने सुन रहे थे। जब लेक्चर शुरू होने के 2 मिनट पहले बेल बजती है तब वह गाने बंद करके अपने एयरफोर्स निकालकर बैग में रख देती है और शांति से सामने की ओर देखने लगती है। वही पूरी कॉलेज में ये बात सबको पता चल गई थी कि किसी ने जानबूझकर किया कि वैसी फोटोज एडिट करके ग्रुप पर डाली हुई थी और जिस टीचर ने उसके साथ पंगा लिया था और उसकी इंसल्ट की थी उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और उन 4 लड़कियों को 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर दिया है। सभी को ये तो नहीं पता था कि सिया कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, पर यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि वो किसी बहुत पावरफुल फैमिली से आती है, इसीलिए कोई भी अब उससे यूं ही उलझने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा सोचा जा सकता है। तभी एक टीचर अंदर आए। उन्होंने हमेशा की तरह आते ही सभी को एक नज़र देखा और अपने अपने बुक्स निकालने के लिए कहा और तुरंत उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। जिया ने भी शांति से उनका लेक्चर सुना और इम्पोर्टेंट चीजें नोट करके चली गई।
ऐसे ही 45 मिनट के 2 लीटर कंप्लीट हुए। ये रिसेस के पहले का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद सबको एक ब्रेक मिलता था। लेक्चर शुरू हो चुका था और एक फीमेल टीचर अंदर आ चुकी थी और सभी को कुछ बोल ही रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। सब कुछ और देखते हैं तो पाते हैं वहां पर प्रिंस खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में उसने अपना यूनिफॉर्म का ब्लेजर बैठेगे तरीके से पकड़ा हुआ था। व्हाइट शर्ट को बहुत बेदर्दी तरीके से पहना हुआ था जो आधा टेंट के बाहर था और आधा पिन के अंदर इन करके पहना हुआ था। वही एक नज़र टीचर को देखता है। वही अचानक क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए वो टीचर जो सामने आ रहे शख्स पर भड़कने के लिए पूरे तैयार थी। अचानक प्रिंस को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, यहाँ तक कि उसने अपना सर नीचे कर लिया। प्रिंस ने इन सब को इग्नोर किया और अपनी जगह की ओर आकर एक जोरदार आवाज के साथ हाथ में पकड़ा बैग और ब्लेजर बेंच पर लगभग पटक कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उससे होने वाली आवाज की वजह से वहां बैठा हर स्टूडेंट यहाँ तक कि टीचर भी डर गई थी। जब टीचर देखती है कि प्रिंस अब बैठ चुका है तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर से लेकर शुरू कर दिया। और हर लेक्चर की तरह इस बार भी सिया ने अपने नोटबुक्स में लेक्चर में सिखाए जाते समय इम्पोर्टेंट मुद्दों को नोट डाउन कर लिया। उसने एक नज़र अपने बगल वाली सीट पर डाली तो देखा प्रिंस क्लासरूम में आकर सो रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे देखकर सिया को अपने सर में दर्द सा महसूस होता है। फिर वह उसे इग्नोर करके अपना पूरा फोकस लेक्चर पर लगा देती है। ऐसे ही ये लेक्चर भी खत्म हो जाता है और लंच ब्रेक का टाइम शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए कैंटीन गार्डन एरिया यहाँ वहाँ जाने लगे। सिया ने अपनी नोटबुक को अपने बैग में रखा, एक अंगड़ाई ली, फिर अपनी जगह से खड़ी हुई और क्लासरूम के बाहर निकल गई। वही जो इतनी देर से प्रिंस जो सो रहा था उसने अचानक अपनी आंखें खोली और एक टक सिया को देखने लगा। उसे लगा था कि सिया कुछ तो कहेगी, बोलेगी, रिएक्ट करेगी, पर उसके मन के मुताबिक ना करते हुए सिया ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वह उसे दिखाई ही नहीं दे रहा। पहले प्रिंस को सिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे जैसे वह सिया का बिहेवियर देख रहा था, उसका एटीट्यूड देख रहा था, वैसे वैसे प्रिंस को सिया में इंटरेस्ट आने लगा था। वह कुछ सोचकर सिया के पीछे पीछे चल देता है। सिया सीधा कैंटीन में आती है, हमेशा की तरह अपना मिल्क शेक और सैंडविच ऑर्डर करती है। उसे लेकर कॉर्नर पर बने एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उसे आसपास हो रही बातों का लोगों का कुछ लेना देना ही नहीं था, वह बस अपने में मग्न थे। प्रिंस वहां आकर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और सिया के ठीक सामने जाकर बैठ जा रहा है। उसे देखती है और इग्नोर करते हुए अपना मिल्कशेक एंजॉय करने लगती है। बीच बीच में सैंडविच के वाइट ले रही थी। वही प्रिंस को लगा था कि सिया एक बार तो उसे खाने के लिए ऑफर करेगी या पूछे, पर फिर से उसके अरमान वैसे के वैसे ही रह गए। पर वहां पर थी सभी लड़कियों की अच्छी खासी जलने लगी थी। प्रिंस पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट वांटेड लड़का था। सभी लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, उसके लिए झगड़ा कर दी थी, यहाँ तक कि मारपीट भी करती थी। और उनमें भी एक ग्रुप था जो दूसरे डिपार्टमेंट का था। वह कुल 5 से 6 लड़कियां थी जो प्रिंस पर अपनी जान छिड़कती थी। और उस ग्रुप की एक लीडर थी जिसका नाम था अंजलि चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े अमीर फैमिली से आती थी और उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार देकर बिगड़ा गया था। इसीलिए उसे हमेशा से यही लगता था कि अगर वह कुछ भी कर ले तो कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह कैंटीन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ में अपनी चीजों का शो ऑफ कर रहे थे। तभी सभी लड़कों को अचानक एक और देखता देखकर वह भी उतार देती है तो सामने से सिया अपनी जगह पर अपना ऑर्डर लेकर जा रही थी। एक पल के लिए तो अंजलि थी सिया की खूबसूरती देखकर दंग रह गई और उसे देखने लगी, पर तभी उसकी नज़र उसके पीछे पीछे आ रहे प्रिंस पर गए। और जब उसने देखा कि प्रिंस उसके साथ बैठ रहा है तब तो क्या ही बोल सकते हैं, वह गुस्से के मारे पागल हो रही थी। उन दोनों को ऐसे कोई भी उन्हें एक कपल मांगेगा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। यह बात वहां बैठे कुछ लड़कियां आपस में बोल रही थी जो अंजलि ने सुन ली थी। इसीलिए वह अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए सिया को देख रही थी जो अपना मोबाइल यूज करते हैं सैंडविच खा रही थी। और वही उसके सामने बैठा प्रिंस उसे देख देख कर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी अचानक प्रिंस का मोबाइल पर जा प्रिंस ने पहले इसे इग्नोर करने का सोचा, पर स्क्रीन पर आ रहे हो नाम को देखकर वह अपनी सीट से उठा और बाहर जा ज्यादा शोर शराबा ना हो वहां की ओर जाने लगा। ये देखकर अंजलि के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ गई और वह धन मनाते हुए सिया की ओर बढ़ने लगे, साथ ही उसके पीछे पीछे उसके चमचे भी।
चैप्टर 51। वहां पर बहुत शोर होने की वजह से वह किसी ऐसी जगह जाता है जहां शोर ना हो। ये देखकर प्रिंस पर एक तरफा जाकर कॉल पिक कर लेता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस के लिए पागल अंजलि चक्रवर्ती नाम की लड़की को सिया को सबक सिखाने का एक मौका मिल जाता है, इसीलिए उसकी ओर बढ़ती है। अंजलि और उसका गैंग सिया की ओर बढ़ रहा था। जब कैंटीन में बैठे सभी ने ये देखा तो सब एक नज़र सिया को देखते, एक नज़र अंजलि को देखते। अब सबक ये जानने में बहुत दिलचस्पी आ रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि सबको पता था अंजलि कैसी लड़की है और प्रिंस के लिए उसका पागलपन तो पूरा कॉलेज जानता था। सिया की ओर बढ़ते हुए अंजलि एक टेबल पर से पानी की बोतल उठाती है और सिया के करीब जाकर जानबूझकर पानी सिया के ऊपर गिरा देती है, जो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और पढ़ रही थी। अचानक अपने ऊपर पानी गिरने से उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर घमंड भरे एक्सप्रेशंस थे और आंखों में सिया सिया का मजाक उड़ाने वाली चमक। उसके अगल बगल और लड़कियां खड़ी थी। सिया जब गौर से उस लड़की को देखती है तब उसे कुछ चीजें याद आने लगती हैं। यह अंजलि चक्रवर्ती थी, शहर के एक अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी, साथ ही रागिनी की फ्रेंड। पिछले जन्म में रागिनी ने इसी की मदद से सिया के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की थी और जितनी भी अफवाह उसके खिलाफ स्कूल में फैली थी, ज्यादातर उन सब में इसी लड़की का और उसकी चुचियों का हाथ रहता था। ये याद आते हैं सिया अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगती है। पानी सीधा सिया के स्कर्ट के ऊपर और कुछ उसके ब्लेजर पर गिर गया था। ये देखकर अंजलि के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वह सिया को देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड से बोलती है, वह ओह सॉरी न्यूकमर्स, वह क्या है ना, मेरे हाथ से गलती से पानी की बोतल स्लिप हो गई और तुम्हारे ऊपर गिर के देखो तुम कैसी दिख रही हो। लो क्लास, गंदी, एकदम थर्ड क्लास। तुम्हें देखकर बैठना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इस बार गलती से पानी गिरा है, नेक्स्ट टाइम पता है क्या गिर जाएगा, यू नो ना। वो टाइम से उसकी बातें सुनकर सिया अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उनके बगल से एक लड़का हाथ में गरम गरम कॉफी लेकर जा रहा था। यह इसलिए साफ पता चल रहा था क्योंकि उसके कॉफी मुझसे अभी भी बहुत सारी गरम गरम भाग ऊपर उड़ रही थी। ये देख कर दिया कि चेहरे पर एक टेबल मुस्कुराहटा दो। वही अंजलि उसकी चम किया और वहां बैठे सभी जब जिया को उठते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब सिया शायद झगड़ा करेगी, रो देगी या कुछ वैसा करेगी। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर आई वो मुस्कुराहट देखकर सब सोच में पड़ गए कि कोई ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे सकता है। फिर सिया बहुत सुर्ती के साथ उस लड़के के हाथ से वह कॉफी मग ले लेती है और सीधा शुभ गरम गरम कॉफी रागिनी के सर पर डाल लेते हैं। उसके ऐसा करते पूरी कैंटीन में रागिनी के दर्दनाक चीखें गूंज उठती है। उसकी चीखें इतनी तेज और दर्द भरी थी कि वहां बैठे सभी अपनी जगह पर डर के मारे कांपने लग गए थे। सभी को अंजलि की निकल रही सीखों से यह समझ आ रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। फिर सभी का ध्यान सिया की आवाज की वजह से उसकी ओर चला गया। वही सिया भी बिल्कुल अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाकर उसकी ओर देखती है और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोलती है, मेकअप की दुकान, आई एम रियली सॉरी मुख्य नैना, गलती से मेरे हाथ सीना कॉफी मग फिसल कर तुम पर। फिर क्या उन्होंने, यहाँ पर बहुत भीड़ है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए इस सामने कौन खड़ा है, वो क्या कर सकता है, यूं भी बेवजह नहीं उलझते, मेरा मतलब है भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं रुकते। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसकी बातें, उसकी एटीट्यूड देखकर वहां बैठा हर कोई चौंक गया था। कुछ लोग तो इतना खुश था कि उनके चेहरे से ही पता चल रहा था, क्योंकि यह वह लोग थे जिन्हें अंजलि ने पहले बहुत ज्यादा परेशान किया था और आज अंजलि के साथ यह सब होते हुए उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, उल्टा वह तो ये सब एंजॉय कर रहे थे। वही अंजलि जो दर्द से तड़प रहे थे क्योंकि काफी गर्म थी, जिस वजह से उसका सर, चेहरा और शायद से शोल्डर ने के एरिया में थोड़ा सा झुलस गया था, क्योंकि जिस जगह पर कॉफी गिरी थी उस जगह पर लाल निशान बन गए थे जो साफ देखे जा सकते थे। वही दर्द से तड़प रहे अंजलि ने जब सिया के, जब तूने उसका एटीट्यूड देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में और दर्द में सिया पर चिल्लाते हुए कहती है, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है, मैं, मेरी फैमिली कौन है, मैं तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगी। इतना बोलकर वह अपना हाथ उठाकर सिया को थप्पड़ मारने वाले थे। ये देखकर सिया ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आ जाए तो बस अपनी जगह से हल्का से एक तरफ मूव हो गई, जिस वजह से अंजलि अपना बैलेंस नहीं बना पाए और लगभग मुंह के बल जमीन पर गिर गई।
ये देखकर उसकी एक चमची को बहुत गुस्सा आया और उसने सिया पर अटैक करते हुए आगे आकर सिया को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा है। ये देखकर सियानी बस अपने एक पैर से उसके पैर पर हल्का सा मारा, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा किया जिस टेबल पर बैठकर खा रहे थे वहां पर जाकर गिरी। गिरने के बाद उसकी बहुत जोरदार चीख निकली और उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, पूरी कैंटीन में सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। तभी उसकी ओर देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। अरे कईयों के तो आंखों से पानी निकल गया, क्योंकि आलम यह था कि वह जो चमकी थी ना, वह सिया को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर जब सिया ने उसे अपनी टेबल पर गिराया तब वहां क्या था। हमारी सिया समझ खा रही थी सैंडविच, रूखा सूखा थोड़ी खा जा सकता है, इंडिया में तो नहीं खाते, हमारे यहाँ जब भी सैंडविच देते हैं ना उसके साथ 2-3 टाइप की तो चटनी आ रही थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। रिया का लगभग खाना खत्म हो गया था पर चटनियाँ बाकी थी और अभी वह चटनियाँ उस चमची के चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी, क्योंकि वह सीधा उस प्लेट में अपने मुंह के बल गिरी थी और सभी की सभी चुटकियाँ उसके मुंह पर अच्छे से लग गई थी। वहां हो रहे शोरगुल से प्रिंस, जो अपनी एक कॉल की वजह से वहां से थोड़ा दूरी पर गया था, जब वह वहां आता है और वहां सभी चीजें देखता है तो उसे समझ नहीं आता, पर जैसे ही वह सिया जहां बैठी थी वहां आता है और वहां लड़कियों को उस हालत में देखता है तो उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ गया था कि आखिर यहाँ हो क्या सकता है। लेकिन फिर भी वह सिया की ओर दिखता है और कहता है, ए न्यू गर्ल, यहाँ पर क्या हुआ? यह ऐसे फर्श पर गिरी है और इसने अपनी मुंह पर इतनी सारी केचप और चटनी क्यों लगाई हुई है? उसकी बात सुनकर सिया कहती है, कुछ नहीं, लगता है विचारों को ध्यान से चलना नहीं आता है, इसीलिए तो गिर पड़ी मुंह के बल। फिर वह अपनी कपड़ों की ओर दिखती है जो थोड़े ढीले हो गए थे। ये देखकर वह कुछ सोचने लगती है। तभी वहां पर बैठी लड़की, जिसने एक बड़ी पम वाला चश्मा पहना हुआ था, दिखने में वह भी काफी खूबसूरत थी, पर उसे अपनी खूबसूरती को ध्यान से निकालना नहीं आता था, शायद इसीलिए थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप लग रही थी। भूतिया को अपना गीला यूनिफॉर्म देखकर उसके पास आती है और थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चल सकती हो, वहां पर हेयर ड्रायर की मदद से हम इसे सुखा सकते हैं, मैं यही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ। फिर जब किया उसकी ओर देखती है तो वह हड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने तो बस पूछा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर वह वहां से मुड़कर दूसरी ओर जाने लगी तो सिया ने उसे बहुत प्यार से और अच्छे से शांति से आवाज लगाते हुए बुलाती है और बोलती है, तुम मुझे तुम्हारे हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने दे सकती हो। सिया की इतनी प्यारी आवाज रिक्वेस्ट सुनकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहते हैं, हाँ बिल्कुल चलो ना। सिया अपना मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है, वह लड़की भी उसी के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और वह दोनों सीधा लड़कियों के हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। भाई प्रिंस अपनी जगह पर खड़े होते हुए जिया को जाते हुए दिखता है और कहता है, कुछ तो बात है तुमने एंग्री बर्ड, हमेशा सोचता हूँ कि तुम परेशानी में रहोगी तो मैं तुम्हें वहां से बचा लूंगा, फिर तुम मेरी फ्रेंड हो जाएगी और तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगी। पर यहाँ तो तुमने पूरी बाजी ही पलट। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, पर सामने वाला बंदा मुझे भाव ही नहीं दे रहा और यह मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फिर वह सबको देखता, उसकी एक खतरनाक नज़र ही काफी थी सबको अपना मुंह बंद करने के लिए। वह सबको एक बार घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। तो केवल इतना। चैप्टर 52 न्यू फ्रेंड। तभी वहां पर बैठी एक लड़की उसे मदद ऑफर करती है और सिया भी उसकी मदद एक्सेप्ट कर रहते हैं और उसके साथ वहां से चले जाते हैं। वह लड़की और सिया हॉस्टल की ओर जा रहे थे। चलते वक्त सिया अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम सिया है, BBM फर्स्ट ईयर न्यू स्टूडेंट। उसकी बात सुनकर वह लड़की भी अपना हाथ आगे बढ़ा तो उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहते हैं, हाय मेरा रूपसा भौमिक है, मैं BCS फर्स्ट ईयर में हूँ और यही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि मेरी फैमिली कोलकाता में रहते हैं। उसकी बात सुनकर क्या वह अच्छा, फिर ऐसे ही चलते हुए वह दोनों बातें करने लगती है। पहले रुखसार से डर रही थी पर जैसे जैसे उनकी बातें हुई रूपसा को यही बात समझ आ गई, किसी एक अच्छी लड़की है जो उसके साथ जैसा बर्ताव करता है वह सामने वाले के साथ भी कुछ वैसा ही करती है। इसीलिए धीरे धीरे उसका सिया को लेकर डर कम होगा गया और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बातें करते करते कब वह हॉस्टल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। वार्डन मैडम को सारी सिचुएशन बताकर रूपसा सिया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था,
उस कमरे में 2 सिंगल बेड रखे हुए थे, साथ ही 2 स्टडी टेबल और 2 कबर्ड रखे हुए थे। ये कमरा 2 लोगों के लिए था और कमरे को बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखा गया था। जब से हॉस्टल में आई थी वहाँ की हर एक चीज को बहुत ध्यान से अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि वह हॉस्टल को देखकर अपने पिछले जन्म की यादों में गुम हो गई है। क्योंकि पिछले जन्म में सिया पहले तो रावल मेंशन से आया जाया करती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसे वहां रहने का मन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी दादाजी से रिक्वेस्ट करके यहां पर रहने के लिए दादाजी को राजी किया था। उस समय सिया बहुत अर्जेंट बेसिस पर वहां पर आई थी और उस वक्त लगभग सभी कमरे ऑक्यूपाइड थे, पर दादाजी के कहने पर उसके लिए एक रूम अरेंज कर दिया गया था और वह पूरा रूम सिर्फ उसके लिए था। इस पूरे कमरे को सिया ने अपनी दुनिया बना लिया था। जब से वह राव मेंशन गई थी वह खुद को ये बात समझा रही थी कि यह घर उसका है, ये परिवार उसका है, बस कुछ गलतफहमियां हैं, इस वजह से ये दूरियां हैं। पर ये दूरियां कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ आकर उस कमरे में रहकर सिया को एक अपने घर जैसी फीलिंग आने लगी थी। वह उसका कमरा था या का जहाँ से उसे कोई निकाल नहीं सकता था। वह वहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती थी, कोई उसे ना रोकता ना टोकता, ना उसकी हरकतों के लिए उसे जज करता। वह अपनी यादों में खोई हुई थी कि रूपसा उसे एक हेयर ड्रायर ला कर देती है तो सिया हेयर ड्रायर की मदद से अपने स्कर्ट, ब्लेजर और शर्ट को सुखा देती है। उसके बाद थोड़ी देर कमरे के सभी चीजें देखने के बाद जब उनका ध्यान समय पर जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि ब्रेक टाइम लगभग खत्म हो गया है, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी वापस अपनी क्लास इसके लिए भागने। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया था, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे दोस्त मानने लगे थे। वह कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बस कुछ मिनट बात करने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं या हमारा उनका एक अलग ही कनेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ था। दोनों जल्दी जल्दी वापस अपनी क्लासरूम वाली बिल्डिंग के पास आते हैं और अपनी अपनी क्लासेज के लिए चले जाते हैं और बाद में एक दूसरे को कॉल पर बात करने और जल्दी मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब तक सभी को पता चल गया था कि जैसे अंजलि सिया को परेशान कर रही थी और सियान बस कुछ ही मिनटों में उसको अच्छा खासा सबक सिखा दिया था, इसीलिए काफी लोगों के सामने उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि सभी थोड़ा बहुत तो अंजलि की हरकतों की वजह से उससे अपसेट थे। चैप्टर 53 मुझे हॉस्टल जाना है। सिया और रूपसा दोनों ही जल्दी अपनी मेन बिल्डिंग जहां पर उनके क्लासेस है वहां आते हैं और एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करने के बाद अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। अब तक की खबर पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी कि कैसे सिया ने बस कुछ ही मूव में अमीर जादी अंजलि की अकल ठिकाने लाकर रख दी। सिया ने सबकी नजरें और बातें भी सुनी, देखे पर उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और फिर तुरंत एक के बाद एक लेक्चर शुरू है। लास्ट लेक्चर होने के बाद जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर जाते हैं, जहां भी अपना बैग लेकर क्लासरूम से चली जाती है, जैसे ही गेट के बाहर कदम रखती है पर अपनी नजरें घूम आते हैं, दूर उसे बजाज फैमिली की एक कार दिखती है जो दिखने में एक नॉर्मल कार थी, पर सिया को पता था कि उसकी कीमत बिलियंस में होगी। सिया और जाती है तो वहां पर खड़ा बॉडीगार्ड उसके लिए दरवाजा खुलता है। सिया अंदर बैठे पर इस बार वहां पर मानव नहीं था। ये देखकर कार चला रहे ड्राइवर अंकल उसे कहते हैं, मैडम आज साहब नहीं आ पाएंगे, वह बहुत बड़ी मीटिंग में है, उन्होंने ही मुझे आपको यहाँ लेने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनने के बाद सिया बस हाँ में सर हिला देती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर हर रोज की तरह पहले अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है, फिर नीचे आकर लीला जी के साथ बातें करते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर हमेशा की तरह कुछ करने लगते हैं। लगभग डिनर के समय पर एक सर्वेंट आकर उसे खाने के लिए बुलाता है, जो उससे पूछती है क्या मानव आया, जिस पर सर्वेंट ना में सर हिला आता है तो सिया कहते हैं ठीक है, उनके आने के बाद हम एक साथ डिनर कर लेंगे, अभी मुझे भूख नहीं। उसकी बात सुनकर सरवन नीचे चला जाता है और लीला जी को बताता है। ये सुनकर लीला जी थोड़ी देर इंतजार करती है, फिर सिया के कमरे में जाकर सिया को बता दिया कि आज मानव की फॉरेन क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग है, इसीलिए शायद वह बहुत देर से आएगा, इसीलिए तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, जितनी भी भूख हो पर खाना खा लो, रात के समय खाली पेट नहीं सोचे। उनके बहुत बार बोलने की वजह से इस सिया 2 निवाले खाते हैं और फिर बस बोलकर अपने रूम में चले आते हैं। वह पहले ही कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और अब जब वह अपने सामने सुबह की बात मानो को ना देखकर पता नहीं कि उसको एक अलग ही चिढ़ हो रही थी, झुंझलाहट हो रही थी, जिसकी वजह से खुद पता नहीं खुद को बहुत तेज बनाने के बाद अलग अलग रीजन देखकर अपने मन को बहलाने के बाद आखिरकार उसका मन थोड़ा शांत हुआ और वह सो गई।
रात के करीब 2 बजे 2:30 कमरे का दरवाजा खुलता है और एक काली परछाई रूम के अंदर दाखिल होती है और सिया को देखने लगती है। मुझे उस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह एक बड़े से पिलो को हक करके सो रही थी। सिया को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए कमरे में हमेशा एक छोटी सी लाइट चालू रहत थी। आज भी चालू थी। उसकी वजह से निकल रही हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे। वो काली परछाई धीरे धीरे सिया की बार बर्थडे थी। थोड़ी ही देर में सिया के बिस्तर के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई। वह अपना एक हाथ सिया की ओर बढ़ाने लगी। धीरे धीरे हाथ सिया के चेहरे की ओर बढ़ने लगा। इन सब से बेखबर सिया शांति से सो रही थी। वह हाथ आगे बढ़कर या के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाता है और उसे प्यार से थपथपाते हैं। उसके बाद ब्लैंकेट को उसके ऊपर अच्छे से उठाकर इसी टेम्परेचर अच्छे से सेट करके कर्टन्स ठीक से लगाने के बाद एक नज़र वह सिया को दिखता है और उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए बोलता है, गुड नाइट डार्लिंग। जी हाँ, यह और कोई नहीं हमारे मानव बाबू थे जो अपने ऑफिस से बहुत देर से घर आए थे। आज उनकी बहुत बड़ी बिजनेस डील के वजह से उन्हें लगातार कई घंटों तक फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने पड़ गए थे और इसी के चलते उन्होंने सिया को लंबे समय तक नहीं देखा था। इसीलिए जैसे ही घर आते हैं सबसे पहले सिया को देखने के लिए उसके कमरे में आते हैं। उसे देखने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह मानव और सिया डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बस फर्क इतना था जी, जो मैं हमेशा बिजनेस सूट में 3 पीस सूट में वहां बैठा करता था, आज वो एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बैठा हुआ था। और वही सिया ने अपना क्यों पांडव प्रिंट वाला व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें एक शॉर्ट और एक शर्ट था। दोनों शांति से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। दोनों कहने की वजह सिया बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा की तरह ना ही आज नाश्ते में उबली हुई सब्जियां थी, ना ही कोई हेल्दी चीजों के नाम पर घास फूस आज बना था। सिया का फेवरेट ब्रेकफास्ट, वह भी बहुत सारे मसाले और बटर के साथ। इसे बड़े ही चटकारे लेकर एंजॉय कर रहे थे। आज ये सब इतना इसलिए था क्योंकि आज संडे था, पर दोनों ही आज फ्री हैं। इसीलिए मानव ने आज सिया को थोड़ी छूट दी हुई थी जिसका सिया पूरा फायदा भी उठा रही थी। ब्रेकफास्ट करते हुए सिया एक पराठे का टुकड़ा अपने मुंह में डालती है और फिर कुछ सोचते हुए मानव को देखती है और फिर बड़े ही प्यार से एक पराठा उठाकर उसके पेट में रखते हैं। उसके ऐसे करते ही मानो उसे देखने लगता तो सिया उसे देखकर कहते हैं, अरे तुम भी खाओ, देखो कितना टेस्टी है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकती हूँ, तुम जो ये सूखी पत्तियाँ खाते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा टेस्टी है ही। आज मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए तुम्हें एक दे रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मानव उसे घूरता है और फिर उस पराठे को देखता है क्योंकि सिया ऐसी थी कि वह सब कुछ शेयर कर सकती थी, लेकिन उसकी फेवरेट खाने की चीजें वह कभी शेयर नहीं करती थी। और अगर वह ऐसा करे तो जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। मारा उसे देखता है और कहता है, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें मत करो और बातें घुमा मत, सीधा सीधा बताओ कि क्या काम है या क्या चाहिए। जिसकी बात पर किया उससे आंखें चुराते हुए कहती है, क्या यार भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने इतना बड़ा दिल करके तुम मेरा फेवरेट पराठा दिया और तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हें लगता है हमें किसी चीज के लिए तुम्हें ये सब कर रही हो, मुझे नहीं लगाता खड़ूस तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। खड़ूस आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, मैं तुमसे बहुत 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 नाराज हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। या अपने नौटंकी आंखें और कंटिन्यू करके उससे पहले मानो बोलता है, अगर तुमने अगले 3 सेकंड में यह नहीं बताया कि तुम्हें क्या कहना है तो भूल जाना कि मैं कुछ कर लूंगा, अभी यह सोच लूंगा ही। उसकी बात सुनकर या सामने देखती है और किसी रोबोट की तरह एक लाइन में फटाफट बोलती है, वह मुझे कॉलेज की हॉस्टल में रहना है। और फिर धीरे धीरे अपनी मुंडी टेढ़ी करके वह मानव को देखने लगती जो उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसकी हाथों की मुठियां कसी हुई थी जिस वजह से नस साफ देखी जा सकती थी। उसको ऐसा देखकर एक पल के लिए या डर के मारे का गए वह अपना सर नीचे किए हुए बैठे थे। उसकी पकड़ अपने चम्मच पर बहुत टाइट हो गई थी। वही आसपास खड़े सभी सरवंश हैं डर के मारे कांप रहे थे। उसके ये कहने भर से वहां पर सन्नाटा छा गया। सिया को अपने ऊपर बहुत ही खतरनाक ठंडे नजरें महसूस होने लगी। नजरें कुछ ऐसी थी कि उसे डराने और काटने के लिए मजबूर कर दे। वो फिर भी धीरे धीरे हिम्मत करके मानव की ओर देखती है पर तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। मानव अपने गुस्से से लाल आंखें लिए सिया को घूर रहा था। उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े कटलरी पर मजबूत हो रही थी। मानव को अपनी ओर घूरता देख और उसका गुस्सा महसूस करके सिया काफी ज्यादा डर गई थी।
सिया को अब एहसास हो रहा था कि पिछले समय से जब से वो वहां आई थी, मानव ने कभी भी उसे गुस्सा नहीं किया था, हट नहीं किया था, हमेशा उसे प्यार से बच्चों की तरह समझाया था। शायद इसी की वजह से वो ये भूल गई थी कि सामने बैठा हुआ आदमी आखिर है क्या चीज। पर फिर भी उसने हिम्मत की और मानव को देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे वही हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा। मानव उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद मानव लगभग अपना कॉफी का मग पूरे गुस्से के साथ नीचे फेंकता है और पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजती है कॉफी मग टूटने की। उसके ऐसा करने से वहां खड़े सभी अपने जगह पर कांप रहे थे। डर के मारे मानव अपनी कुर्सी से उठता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, सिया स्टडी रूम में आओ। पर बिना पीछे मुड़े या उसका इंतजार किया ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही लीला जी तुरंत उसके पास आती उसे इस बारे में और अचानक ये डिसीजन के बारे में पूछ रही है, जिसके जवाब में एशिया कहती है कि वो पहले खडूस को समझेगी, फिर वो तुरंत आकर आपसे भी बात करेगी। यह बोलकर वो कि जल्दी से स्टडी रूम की ओर चली जाती है। उसे ज्यादा देख लेना जी, चिंता मेरी आवाज में कहती है, यह आपने क्या कर दिया सिया, आपने उसी पुराने मानव बजाज को फिर से जगा दिया। आज मैंने उन्हें बहुत समय बाद अपने पुराने वाले अवतार में देखा है, नहीं तो जब से आप आए तब से उन्होंने खुद को बहुत बदल लिया है, अपने गुस्से को भी बहुत काबू कर लिया है, लेकिन आज शायद आप ही की वजह से। बोलते बोलते रुक जाती है, गहरी सांस लेती है और ऊपर जा रही सिया को देखने के बाद किचन में चली जाती है। वही सिया डरते डरते स्टडी रूम के दरवाजे के सामने तक पहुंच गई थी तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर से, क्योंकि यह पहली बार था कि उसने मानव का ये गुस्से वाला अवतार देखा था। वरना मानव हमेशा उसे डांटा करता था, बातें समझाता था, पर कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और आज फिर सिया डरते रहते दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोल दी है उसे तुरंत सिगरेट की बहुत तेज स्मेल आती है। स्टडी रूम के अंदर मानव इस समय सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आदमी सिगरेट किसके बोल लंबे लंबे कोई ले रहा था। उसके धुएं का छल्ला बनाकर हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी और सिगरेट की कस अपने अंदर भर रहा था और जमीन पर सामान गिरा हुआ था, कुछ कुछ चीजें टूट चुकी थी। तभी सिया अंदर आती है। उसे डर तो बहुत लग रहा था पर उसने खुद को काबू किया और धीरे धीरे चलकर वो मानव के सामने पर थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। सिया अपना डर काबू करने की कोशिश कर रही थी और मानव अपना गुस्सा। काफी देर तक मानव को कुछ ना बोलता देख लिया। आगे बढ़कर उसके और थोड़ा करीब आकर खड़ी होती है और उसे देखते हुए उसे बुलाती है, खडूस। उसकी आवाज सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है, मानो अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर सिगरेट वही एस्ट्रे मसल कर बुझा देता है और एक झटके से सिया का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है। शिया इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह तो कब से मानव से नजरें मिलाने से डर रही थी, इसीलिए यहाँ वहाँ देख रही थी। ऐसे अचानक खींचे जाने के वजह से वह सीधा मानव के ऊपर आ गिरी। मानव के पास आते ही उसे सिगरेट की और ज्यादा स्ट्रांग स्मेल आने लगी। अगले ही पल वह मानव के गोद में उसे लगभग गले लगाए हुए बैठी हुई थी और मानो उसे एकटक देख रहा था। मानव को अपनी ओर इतना गुस्से से देखता हुआ देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है और वो कसके उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखें नम हो गई थी, उनमें आंसू तक आ गए थे। वो मानव को कस के गले लगाती है और कहती है, खडूस प्लीज गुस्सा मत करो ना, मेरी बात तो सुनो, मुझे पूरा भरोसा है जब तुम मेरी पूरी बात सुनो कि मेरी यह सब करने की पीछे की वजह जानू की तो तुम खुद मुझे वहां जाने दो। बस एक बार मुझे अपनी बात पर एक्सप्लेन करने दो, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। मानव कुछ रिजेक्ट नहीं करता, बस सिया गिर ना जाए इसलिए वो एक हाथ से सिया को सपोर्ट देकर उसी तरह बैठा रहता है। मानव आगे कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सिया अपनी बात उसी तरह बैठे हुए बोलना शुरू कर दी है। मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मुझे मेरा बदला लेने में मदद करना चाहते हो, जो मेरा है उसे वापस पाने में मेरी मदद करना चाहते हो। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उन सबको सजा देना चाहते हो। मैं भी यही चाहती हूँ, सच कहती हूँ, पर मैं ये खुद से करना चाहती हूँ। मैं अपने बलबूते पर खड़ी होना चाहती हूँ, इतनी मजबूत होना चाहती हूँ कि मुझे कभी किसी सामने अपनी नजरें ना चुकानी पड़े, कोई मुझे नीचा ना दिखाए, और बहुत कामयाब होना चाहती हूँ।
इतनी कि आज जिन लोगों को मुझे अपना कहने शर्म आ रही है वही आगे चलकर मुझसे उन्हें अपनाने की भीख मांगे। दे से मैं मांगती थी, दे से मैं तड़पती रही, ना ठीक उसी तरह उन्हें तड़पाना ही। उन्हें मुझे मिले हर एक दर्द का जख्म जो उन्होंने मेरे दिल पर, शरीर पर दिए ही, उन्हें वो सब इंटरेस्टेड के साथ वापस देना है। और ये सब तुम्हारी ही सीख है ना। जब सब तुम पर सवाल उठाते हैं, मुझ पर सवाल उठाते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उन लोगों के मुंह बंद करना चाहती हूँ, सब कुछ अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करना चाहती हूँ। और जिन जिन लोगों को लगता है ना कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारे नाम के बलबूते पर मैं इतना ये सब कुछ कर रही, तुम्हें मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने मुझे चुनकर कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मैं तुम्हारे विश्वास के कबील हूँ और तुम्हें कभी इस बात का पछतावा ना हो कि तुमने एक गलत शासक पर इतना समय और सोर्सेस लगाए। तुम मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो, इसीलिए मेरी बात को समझो। उसकी बात सुनकर मानव सिया का चेहरा अपनी गर्दन से बाहर निकालता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम जो सोच रही हो, तुम जो सब कुछ कह रही हो, तुम यहाँ रहकर मेरे सामने मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो ना। इसके लिए मुझसे दूर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम क्यों ये सब मुझे करने नहीं देती? तुम क्यों मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकती? कि इतना विश्वास नहीं है मुझ पर, या उस लायक तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं? ये सब बोलते समन वो बहुत गुस्से में था, साथ ही आज उसकी आवाज में कुछ तो अलग था जो सिया समझ नहीं पा रही थी, पर दिल समझ रहा था और इसका अंदाजा सिया को खुद नहीं था। मानव की बात सुनकर दिया तुरंत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि जब भी मैं परेशान हो जाऊंगी तब तुम होंगे, जब मैं खतरे में रहूंगी तो तुम मुझे बचा नहीं आओगे, जब मेहंदी तो उसकी वजह से तुम बनोगे। फिर उसकी आंखों में देखते हैं, फिर कहते, बस एक मौका दे दो, बस एक बार विश्वास कर लो, बस एक बार मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना है। पर जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है या मैं कुछ हासिल करती हूँ ना, तब लोग मेरी उसके पीछे की मेहनत नहीं देखती, मेरी तड़प नहीं देखते हैं, तो बस ये देखते हैं कि मेरे साथ दो मानव बजाज खड़ा है। उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी हासिल करती हूँ या करूँगी उन सब के पीछे तुम्हारी पावर स्टेटस का हाथ होगा, तुम वह सब मेरे लिए करोगे और मैं ये सब नहीं चाहती। इसीलिए मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूँ, खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो मैं कौन सा दूसरे देश जा रही हूँ या दूसरे प्लेनेट पर जा रही हूँ, बस कुछ ही दूरी पर तो रह रही हूँ, और वीकेंड्स में तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी ना। फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी शरारत भरी और नखरे भरे अंदाज में कहती है, और खडूस तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा पाओगे? बिल्कुल भी, अभी तो मैं तुम्हें बहुत पचर करना बाकी है, इतनी जल्दी तुम्हारा मुझसे पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो। उसकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मानव को भी सही लग रहा था, पर उसका दिल सिया को खुद से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। पर उसने खुद के दिल को काबू किया और दिमाग से काम लिया। वो लगभग सहमत हो गया था सिया के डिसीजन से, इसीलिए बोल सिया को देखते हुए कहता है, ठीक है तुम्हें एक मौका दूंगा, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। सिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है, कैसी शर्तें? तुम कहते हैं, पहली, हमेशा तुम्हारे आसपास मेरे दौड़े वॉट्स रहेंगे, जब भी तुम डेंजर में होगी या परेशानी में होगी तो वह तुम्हें बचाने आएंगे। तुम्हें वहां पर लड़कों से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम जो भी करोगी उससे पहले एक बार मुझे जरूर इस बारे में बताओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ये दिमाग किस तरह से चलता है, इसीलिए ज्यादा होशियार मत। हमें सिर्फ तुम्हें तुम्हारा गोल हासिल करने के लिए और अपने पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा ध्यान भटका, उसी समय तुम्हें मैं वापस ले आऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद करवा दूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी बाहर जाना होगा तो तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ जी, और हॉस्टल में मैं तुम्हारे लिए जो अरेंजमेंट करूंगा तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो मैं इस बारे में सोच लूंगा, वरना। बोलते बोलते वो रुक जाता है और अपनी बात अधूरी छोड़कर सिया को देखने लगा। वही सिया पहले तो मानव की मंजूरी मिलने से बहुत खुश थी, पर जैसे जैसे मानव ने उसे अपनी शर्तें बताई, उसकी आंखें छोटी और मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो उसे देखते हुए, क्या जी इतनी सारी शर्तें? नहीं खडूस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मानव, कैसा है, ठीक है, फिर रहने दो, रहो यहाँ पर। सिया तुरंत के, नए नए ने मुझे सब मंजूर है, पक्का प्रॉमिस करते हो? तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करूंगी, और प्लीज मान जाओ, तुम मेरे सबसे अच्छे खडूस हो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब तक मानव का गुस्सा शांत हो गया था, फिर से वह सब कुछ देख सकता था, पर सिया के चेहरे पर उदासी, पर आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। वह भले ही ज्यादा जताता नहीं था, बताता नहीं था, पर उसे सिया के हर एक चीज से बहुत फर्क पड़ता था।
सिया खुश होकर उसी तरह मानव को गले लगाए हुए बैठी हुई थी। वह दोनों बात तो करने में और डिस्कस करने में इतना खो गए थे कि उन्हें अपनी हालत पर जरा भी ध्यान नहीं गया। इस वक्त सिया मानव के गोद में बैठे उसे गले लगा रही थी। वही मानव के हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटे हुए थे। मानव का चेहरा सिया के गर्दन के पास था, इसीलिए जब मानो सांसें ले रहा था तब उसकी सांसें माया के गर्दन को छूकर जा रहे थे। जैसे ही इसका एहसास उसे होता है उसे गूसेबम्स आने लगते हैं, उसके अंदर अचानक से बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे अपने पेट में डिटेल या उड़ते हुए महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मानव की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी वैसे वैसे उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ रही थी। इसकी वजह से उसका चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और इसका एक और रिएक्शन हो रहा था, वह ये था कि उसका चेस्ट और मानव का सीना बार बार आपस में टकरा रहे थे। और जब इस बात का एहसास मानो तो हुआ तो उसकी आंखें गहरी होने लगी। उसकी सिया की कमर पर पकड़ कस जा रही थी और वह और भी मजबूत हो रही थी। जब सिया को ये बर्दाश्त नहीं हो तो वह मानव से दूर जाने की कोशिश कर दिया। मानव उसे और टाइटली गले लगा लेता है और उसके कानों के पास अपने वोट ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए और लगभग अपने होठों को उसके कानों को टच कराते हुए अपनी धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, थोड़ी देर यूं ही बैठी रहो। उसकी कही गई बातों में रिक्वेस्ट की जगह और एक ऑर्डर सुनाई दे रहा था। सिया भी चुपचाप बैठ जाती है। मानव को सिया के शरीर से आ रही वो चंदन से खुशबू अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह अपनी नाक सिया की गर्दन पर धीरे धीरे रब कर रहा था। उसका ऐसा करना सिया के अंदर बिजली गिराने जैसा एहसास दिला रहा था। सिया ऐसे एहसास से कभी रूबरू नहीं हुई थी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी यह बेचैनी क्यों कर रही है। फिर भी वह अपनी हकलती आवाज में मानव को बुलाती है, खक खक हडूस। हम मानव बस इतना ही जवाब देता है, पर अभी वो नहीं रुका था। उसका हर एक टच सिया की बेचैनी बढ़ा रहा था। वही मानव अपने अंदर दबे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे बहक रहा था और उसे भगाने का काम कर रही थी। सिया से आने वाली वह भीनी भीनी चंदन की खुशबू, उसके टच से सिया को एक अलग ही मदहोशी हो रही थी। वह भी पता नहीं किस फोन में, पर जैसा मानो उसके साथ कर रहा था वह भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में मानव की गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ती है और धीरे धीरे वहां अपनी नाक रगड़ने लगती है। उसके ऐसा करने की उम्मीद मानव ने बिल्कुल नहीं की थी। उसे अब अपनी बॉडी में खून उल्टा बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर घर में बढ़ती हुई महसूस हो रही थी और इसी के साथ वह सिया को अपने और ज्यादा नजदीक चिपका लेता है। दोनों की पौड़ी एक दूसरे से ऐसी चिपकी हुई थी कि उन दोनों के बीच से हवा भी नहीं जा सकती। मानव की बॉडी और उन दोनों में हो रहे इस अनोखे एहसास और टच से अब फिसलने की बारी हमारी सिया की थी। पहले तो सिया बस अपनी नाक उसके गर्दन पर घुमा रहे थे, पर अब अपने लिप्स को उसके गर्दन पर जगह जगह छू रही थी। उसके ऐसा करने से मानव खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने एक हाथ से पीछे से सिया की गर्दन को पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने सामने करता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। दोनों के आंखों में एक अलग ही खुमारी छाई हुई थी। माना उसके आंखों को देख रहा था, उसकी फड़फड़ाती हुई आंखों को देख रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर उसकी पतले हल्के गुलाबी होठों पर जाती है जो वह अपने होठों तले दबाकर उसे देख रही थी। मानव अपनी गहरी नजरों से सिया के फोटो को देख रहा था। वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सिया के गाल पर सकता है और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। धीरे धीरे सो अंगूठा उसके गालों से होते हुए उसके होठों तक आ जाता है। जैसे ही मानव अपना अंगूठा सिया की लिप्स पर लगता है उसे बहुत नरल और अपने अंदर बिजलियां घूम रही हैं ऐसा एहसास होता है। वह लगातार अपने अंगूठे को उसके निचले लिप्स पर घुमा रहा था। उसके ऐसा करने से सिया के आपस में जुड़े होठ अपने आप खुल जाते हैं। मानव उसकी आंखों में देखते हुए अपने अंगूठे को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। या तो पहले ही मानव में खोज की थी और उसकी आंखों में एक तक देखते हुए जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। जैसे ही माना अपना अंगूठा थोड़ा आगे बढ़ाया, सिया अपने आप ही अपना मुंह थोड़ा खोल देती है। मानव अपने अंगूठे को और थोड़ा अंदर डालते हो उससे सिया की जीभ को छू लेता हूँ। उसके ऐसे करते हैं सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी जीभ पर होठों पर मानव के अंगूठे की छुअन को महसूस करती है। मानव अपने अंगूठे को बड़े ही सिडक्टिव तरीके से उसके जीभ पर घुमा रहा था और लगभग सिया उसका अंगूठा अपने मुंह में महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मानव अपना अंगूठा उसके मुंह से बाहर निकालता है और धीरे धीरे अपने होठों को सिया के पतले छोटे होठों की ओर ले जाने लगता है। सिया भी मानव को अपने करीब आधा देख अपनी आंखें बंद कर लेते और धीरे धीरे अपने होठों को उसके तरफ बढ़ाने लगते हैं।
अभी दोनों के फोटो में बस कुछ इंच का फासला था और जैसे ही तो एक दूसरे को छूने वाले थे तभी कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक देता है और दोनों ही एक झटके से होश में आ जाते हैं और खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। तभी बाहर से असिस्टेंट ध्रुव की आवाज आती है जो एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर सुबह सुबह वहां आया था। असिस्टेंट ध्रुव की आवाज सुनकर एक झटके से खड़ी हो जाती हैं और लगभग नजरें चुराते हुए जहां वहां देखकर सीधा दरवाजे की ओर बढ़ती हैं और जल्दी से दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाते हैं। पहले तो माना खुद को और सिया को ऐसी सिचुएशन में देखकर और अपने इमोशन कंट्रोल को इतना यूज होता हुआ देखकर सोच में पड़ गया था, पर फिर जब उसे अपने और या के बीच हुए उन सभी मूवमेंट्स की याद आती है और बीच में हूँ ध्रुव का आना याद आता है तो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आने लगता है। उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था और वह गुस्से से दरवाजे से दूर रहा था जहां अभी असिस्टेंट ध्रुव अपने चेहरे पर बहुत सारे सवाल भरे एक्सप्रेशंस लेकर खड़ा था। कभी बाहर भागती सिया को देख रहा था तो कभी उसे जान से मार डालने वाली मानव की उन गुस्से नजरे को। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसका ये चलाक बस उसे आंखों से ही मार डालने की प्लानिंग कर रहा था। वही जिया भागते हुए अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके उसी से टिक लगाकर खड़ी हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। जब वह सांसें ले रही थी तभी उसकी आंखों के सामने अभी जो कुछ हुआ था वह बार बार किसी फिल्म की तरह चल रहा था, पर उस बारे में सोचते हुए कब उसका हाथ अपने होठों पर चला गया उसे भी समझ नहीं आया। उसे अभी भी अपने होठों पर और अपनी जबान पर एक अलग गर्माहट और झुनझुना पर महसूस हो रहा था। वह सीधा बैठकर आती है और मुंह के बल लेट जाती है और अपना चेहरा तकिए में घुसाकर खुद को इस बारे में ना सोचने के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर स्टडी रूम में मानव गुस्से से और जानलेवा नजरों से सामने खड़े ध्रुव को घूर रहा था। वही ध्रुव अपने चेहरे पर दयनीय धावला कर उसे देख रहा था। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो यह चलती फिरती किलिंग मशीन उसे मारने के इरादे से देख रही है। फिर तभी उसकी कानों में मानव की कर्कश आवाज पड़ी जो उससे बोल रहा था, ध्रुव अगर तुमने मुझे अभी के अभी यहाँ इस समय आने का वैलिडेशन नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा इस बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर ध्रुव अंदर तक कांप जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वह खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और मानव की ओर देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी बॉस इस तरह बिना बताए यहाँ आने के लिए, लेकिन बात ही कुछ इम्पोर्टेंट थी और यह बात फोन पर भी नहीं की जा सकती थी। उसकी बात सुनकर मानो उसे बिना कुछ बोले एकटक देखता है तो वह अपनी बात आगे जारी करते हुए कहता है, बॉस हमने जो आने वाले इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट तैयार किया था उसकी डिटेल्स हमारे अपोनेंट कंपनी को मिल गई हैं और उन्होंने भी बिल्कुल हमारी ही तरह प्रेजेंटेशन तैयार की है, बस उन्होंने कुछ नाम और नंबर उसको बदला है। साथ ही एक और बात है, राम राव और अधिक राव मैम जिस हॉस्पिटल में थी उस हॉस्पिटल की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही वो दूसरे भी मैडम से जुड़ी हुई चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों की वजह से अब तक उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता चला है, पर वो लगातार फिर भी कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मानव अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगता है। इसका ऐसा करना ध्रुव को सांस लेने में भी दिक्कत करा रहा था, क्योंकि जब भी उसे गुस्सा आता था वह ऐसे ही करता था अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। फिर अपनी आंखें खोलता है जो इस वक्त लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, पर उसका आसपास का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा और खतरनाक हो गया था और उसी खतरनाक सिचुएशन में पूरे स्टडी रूम में मानव की आवाज गूंजती है जो बोल रहा था, राव परिवार के बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस शांति से उन पर नजर बनाए रखो, पर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। कल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक होने के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो मुझे ऑफिस के मीटिंग रूम में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने लिए उस आदमी के साथ एक खबर खुद ले लेना, क्योंकि उसी खबर में मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर जरूर जल्दी जल्दी अपना सर हमें हिलाता है, ये बस इस बस में अभी चाहता इतना बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते मानव गुस्से से वहां पर बने टी टेबल पर जोर से लात मारकर उठकर खड़ा होता है और विमला की तरफ चला जाता है और अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर उन्हें अपने फोटो के पास ले जा रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी उंगलियों पर गई जो कुछ देर पहले सिया के होठों पर घूम रही थी। मानव उंगलियों को देखता है और फिर चांद को देखने लगता है। चांद को देखते हुए कहता है, तुम पागल कर रही हो डार्लिंग, ताबुक होने के लिए मजबूर कर रही हो।
अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। अभी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मुझे नहीं पता कि कब तक मैं खुद पर काबू कर पाऊंगा, इसीलिए मुझसे दूर रहा करो। थोड़ी देर चांद को देखने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। 2 रिंग होते दूसरी तरफ से कॉल उठाई जाती है और वहां से एक आदमी की आवाज आती है जो बोल रहा था, जी बॉस। मानव चांद को देखते हुए कहते हैं, राखा मुझे 2 फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए जो कम उम्र की हो। उन्हें सिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जहां तुम्हारे मैडम है वहां पर भेज दो। कुछ दिनों में तुम्हारे मैडम वहां हॉस्टल में रहने आ रही हैं, इसीलिए कुछ भी करके उन लड़कियों को मैडम के साथ ही हॉस्टल में रखो और उन्हें कहा कि सेक्रेटरी मैडम को प्रोटेक्ट करें। इतना बोलकर रखा की बात सुने बिना माना अपना कॉल कट कर देता है और चांद को काफी देर देखने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रात के करीब समय हो गया था, पर इस दौरान सिया कमरे से बाहर नहीं आए थे। उसे मानव का सामना नहीं करना था। वह बहुत अजीब महसूस कर रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी मानव के सामने जाने के लिए, इसीलिए उसने अपना लंच और स्नैक्स ऊपर ही मंगा लिए थे। मानव ने भी कुछ नहीं कहा। इस दौरान वह अपने कुछ बिजनेस के सिलसिले में काम कर रहा था और एक के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, इसीलिए उसने तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया ही नहीं था। आखिर में जब वह नीचे डिनर के लिए आता है और सिया को वहां नहीं दिखता तो वह नीलोजी को सिया को नीचे बुलाने का कहकर सिया का इंतजार करने लगता है। नीला जी भी जल्दी से सिया के कमरे में जाती है जहां सिया बेड पर बैठी अपना मोबाइल यूज कर रही थी। उसे देखकर लीला की कह दिया, सिया चलो मोबाइल रखो, डिनर का समय हो गया है, साहब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। जब सिया सुनती है कि मानव उसका इंतजार कर रहा है तो उसे घबराहट होने लगती है और वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर नीचे नहीं जाती। वह कह देती है कि उसे भूख नहीं है, वह सिर्फ दूध देगी, वह भी जब वह सो रही होगी तब मानव अपना डिनर कर ले। लीला जी उसे समझाती है तो वह नहीं मानती, इसीलिए हार मानकर वह नीचे आती है और मानव को बताती है। मानव कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं और उसके एक्सप्रेशन थोड़े खतरनाक। वो शांति से अपना डिनर करता है और वहां से चला जाता है। इलायची वही खड़ी थी और उन्होंने देखा कि आज मानव ने हमेशा से बहुत कम खाना खाया है, या यूं कहें बस कुछ नहीं वाले खाए हैं। वही उन दोनों के बीच में हुई नजदीकी मोमेंट्स को याद करके सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मानव के सामने जाए, इसीलिए वह उससे दूर रहने के बहाने बना रही थी। पूरा दिन बीत गया था पर सिया अपने कमरे में से बाहर नहीं आई। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वह अपने कमरे में ही रुक गई थी। रात का डिनर का समय था और इस बार भी ध्यान पढ़ाई का बहाना बनाकर खाना अपने कमरे में ही लाने के लिए बोल दिया था और डाइनिंग टेबल पर मानव अकेला बैठा हुआ था। आसपास का माहौल काफी डरावना हो गया था। सभी सर्वंट डर के मारे एक कोने में खड़े थे। वही मानो बस अपनी लाल आंखों से 1 बजे तक उस सीट को देख रहा था जहां पर सिया बैठी करती थी और जो इस वक्त खाली थी। मानव ने गहरी सांस ली और एक झटके से अपनी जगह से उठकर सीधा अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। उसके वहां से जाते ही सभी सर्वेंट ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उन सबको ये चीज अच्छे से समझ आ गई थी कि आज उनका ये बस बहुत ज्यादा खराब मूड में है और किसी को भी यूं ही हलाल होने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए सब उसके सामने जाने से बच रहे थे। मानव के जाते ही सबने फटाफट अपना काम रोज से ज्यादा स्पीड में खत्म कर दिया और सर्वेंट क्वार्टर में निकल गए। वही अभी कमरे में बैठी हुई थी पर इस वक्त लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर पूरी स्पीड के साथ चल रही थी। पलक झपकाए बिना वह लगातार कुछ ना कुछ कर रही थी और स्क्रीन पर बार बार अलग अलग सीन्स देख रहे थे। काफी देर बाद लगभग रात के 1 बजे उसने आखिरकार लैपटॉप साइड में रखा और जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल और देखा, वह जब पूरा खाली था। उसे प्यास बहुत लगी थी, इसीलिए एक बार वह घड़ी की तरफ देखती है, फिर वह बोतल उठाकर नीचे किचन की ओर आने लगती है। कमरे से बाहर आने से पहले उसने अपना सर बाहर निकाला और चारों तरफ अपनी बिल्ली जैसी आंखों से अच्छे से देखा। जब उसे ये कंफर्म हुआ कि वहां पर कोई नहीं है तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आए और धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों से होते हुए किचन की ओर आ गई। नीचे आकर उसने फ्रिज ओपन किया और एक ठंडे पानी की बोतल निकाली और उसे लेकर जैसे ही वह पलटी, उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और लगभग वह जोर से चिल्ला दी। वो इतना ज्यादा डर गई कि पूरी तरह से उस पर को चिपक गई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर लगातार सामने देख रही थी। सामने इस वक्त मानव खड़ा था जिसका और आप बहुत डेंजरस लग रहा था।
मानव इस वक्त सिया के सामने खड़ा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे। उसके बाद हमेशा की तरह एकदम ठीक नहीं थी, थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो 1 बजे तक बस सिया को देख रहा था। सिया को अपनी ओर इस तरह देखता देख और डरता देख मानव धीरे धीरे उसके और नजदीक आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच बहुत कम जगह बची थी। मानव एकदम उसके बाद करीब आकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ा, सर उसके चेहरे पर आ रही बालों को उसके कान के पीछे करता है और उसी हाथ से उसके गाल को सहलाने लगता है। फिर वो अपनी धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, क्या हुआ डार्लिंग। उसकी आवाज सुनकर और उसके टच से सिया होश में आए और यहाँ वहाँ देखने लगी। और जब मानव ने उससे पूछा क्या हुआ, उसकी आवाज से और उसके पास से आ रही मेल से उसे यह पता चल गया था कि शायद मानव ने स्मोक किया था और शायद थोड़ी ड्रिंक भी की थी। और आज सिया को मानव की आवाज में कुछ तो अलग महसूस हो रहा था। वह उसकी नजरों से नजरें न मिलाते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पानी पानी लेने आई थी। यह बोलकर वह वहाँ से साइड से खिसकते हुए निकलने की कोशिश करती है। तुम्हार उसके उस तरफ अपना एक हाथ लगाकर उसका रास्ता रोक लेता है। सिया दूसरी तो मानो दूसरी और भी अपना हाथ लगाकर उसका रास्ता रोक लेता है। इस वक्त सिया मानव के दोनों हाथों के बीचों बीच फंसकर खड़ी हो गई थी। मानव अपना एक हाथ उसके गाल पर रखता है और अपने अंगूठी से उसके गाल को सिलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही, कुछ हुआ है, मुझसे ये दूरियां क्यों बना रही हो। उसके सवाल सुनकर पहले तो सिया ब्लैंक हो गई, पर फिर अपना सलेवा भटकते हुए उसने एक बार मानव की आंखों में देखा, पर ज्यादा देर तक नहीं देख पाई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने हाथों को आपस में उलझाते हुए अपने घबराई हुई आवाज में कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ी बिजी थी, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझसे अब घबराहट और बेचैनी होने लगी थी क्योंकि मानव के इतने करीब होने से और उसकी छुअन की वजह से उसे बार बार स्टडी रूम में हुई उन दोनों की वह नजदीकियां याद आ रही थी। और पता नहीं क्यों ये सोच सोच कर उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी पैदा हो रही थी। उसके गाल नाकाम थी, धीरे धीरे लाल हो रहे थे जैसे जैसे वो इस बारे में सोच रही थी। मानव अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था जो कब से अपना सर झुकाए खड़ी थी और घबराहट के मारे अपने हाथ आपस में उलझा रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे देखकर मानव उसकी चीन को पकड़ता है और उसके चेहरे को ऊपर करता है। उसके ऐसे करने से सिया को ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देखना पड़ता है, पर इन सब से उसकी दिल की धड़कन है काफी तेज हो गई थी। माना उसके पास यूं ही खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सिया उसकी आंखों में देखते हुए डरते डरते कहती है, क्या पसंद नहीं आया, क्या अच्छा नहीं लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि मानव किस बारे में पूछ रहा है, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। उसकी बात पर मानव उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसके होंठ सिया के गानों को छू रहे थे। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। मानव अभी भी उसी तरह उसके नजदीक खड़ा था और उसके कानों पर अपने होंठ फेराते हुए पूछ रहा था, डार्लिंग मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। ये बोलते हुए उसने उसके कान पर हल्के से बाइट किया। उसके ऐसे करते हैं सियार के हाथ उसके चेस्ट पर आ गए और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, खडूस ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये बोलते समय वो लगभग हाफ रही थी। मानो अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने लाकर अपनी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हैं। उसका जवाब दो, क्या तुम्हें मेरा यो नजदीक आना, फिर उसके गाल को सिलाते हुए मेरा छूना, फिर धीरे से उसकी फोटो को किनारे से छूते हुए हमारी यही नजदीकियां पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बताओ मुझे। उसकी इन सवालों का क्या जवाब दे सिया को समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत अलग और नया था। उसने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था, पर एक बात वो अच्छे से समझ रही थी कि मानव का यूज के करीब आना, उसे छूना उसे कभी बुरा नहीं लगा या कुछ गलत फीलिंग नहीं आई। उसे हमेशा से यह बहुत सहज लगा था, पर ये सब क्या है क्यों है इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो अपनी फीलिंग उसको बता नहीं पा रही थी। मानव के इतने सारे सवालों का सिया के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसे एक बात बहुत अच्छे से पता कि वह ये थी कि उसे मानव के करीब आने से या टच करने से कोई बुरी फीलिंग नहीं आई, बस एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर तब आ रही थी जिससे वह अनजान थे। ऐसी फीलिंग उसने कभी महसूस ही नहीं की।
मानव उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए कहता है, डार्लिंग मुझे जवाब चाहिए। जिस पर सियासत लाते हुए कहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस स्टडी कर रही थी और कुछ नहीं। मानव उसके चेहरे पर हल्की सी पकड़ करते हुए कहता है, झूठ। ठीक है, आज से ना मैं तुम्हारे करीब आऊंगा ना ही तुम्हें टच करूंगा। इतना बोलकर वो सिया को एक झटके से छोड़ देता और वहां से जाने लगता है। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। पीछे मुड़कर अपने हाथ को देखता है जिसे सया ने पकड़ा हुआ था और वो उसे देख रहे थे। मानव अभी बिना कुछ कहे बस यूं ही खड़ा रहा। सया उसका हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, खड़ूस, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे छूने से या करीब आने से अनकंफर्टेबल फील करते हूँ या कुछ और। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कैसी फीलिंग है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं पा रही। वो सब के बाद मुझे तुम्हारे सामने आने की, तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं। बस इसीलिए मैं माना उसकी तरफ उड़ता है और उसके कमर पर हाथ रख उसे अपनी ओर खींचता पर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो या ये सब बस मुझे बोलने के लिए बोल रही हो? आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। जिस पर सिया उसकी आंखों में आंखें डालकर हिम्मत से कहते हैं, मैं सच कह रही हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, अपनों को पराया बनते देखा है, बहुत कुछ सुना सहा देखा, हर एक चीज बर्दाश्त की इस उम्मीद में कि एक दिन जरूर मुझे मेरे हक का प्यार जरूर मिलेगा। पर ये इस कभी नहीं हुआ। सबने मुझे, मेरी रह उम्मीद को बीतते समय के साथ कुचला गया। हर पल मुझे एक चीज जताई गई कि मैं एक बहुत कमजोर पागल इंसान हूँ जिसे कभी ना के अपना मिलेगा ना परिवार, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं। जिस परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़, अपनी पहचान, जिसे सालों की मेहनत और दिन रात काम करके कमाया था, सब जोड़ दिया जिनके लिए उन्होंने मुझे कभी अपने की नज़र से तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कभी इंसान की तरह भी नहीं समझा। मानव के आगे बढ़ते कदम सिया के हाथ पकड़ने से रुक गए थे और वह बिना किसी इमोशंस के अपनी लाल आंखों से बस उसे देख रहा था, जिससे सिया थोड़ा डर गई थी। पर हिम्मत करते हुए वह अपनी मन की बात उससे बोलने लगती है। फिर वह अपना सर नीचे झुकाए हुए कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं जानबूझकर तुम्हें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। पेट में तितलियां उड़ती है ना, वैसी फीलिंग आ रही थी। दिल धड़क रहा था जोर जोर से। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो तुम्हारा करीब आना, टच करना याद आता है। और सच कहती हूँ, बुरा नहीं लगा, डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ। परसों क्या फीलिंग है, क्यों है नहीं पता, वही समझ नहीं आ रहा। बस इसीलिए तुम्हारे सामने आने से बच रही थी। मानो उसे एक झटके से अपने करीब खींचता है, एक हाथ से उसकी कमर को थाम कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। इस वक्त उसकी आवाज में कुछ अलग था, एक जुनून, एक पागलपन। उसकी आंखों भी गहरी लग रही थी। वह 1 बजे तक उसको देख रहा था। वह उसे अपने करीब और खुद से सजा देता है और उसके चेहरे को एकटक देखने लगता। मानव का खुद के इतने करीब आ जाने से किया तो पहले हैरान हो जाती है, पर जल्दी शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। ये देखकर मानव के चेहरे पर एक छोटी सी मिस्टीरियस मुस्कुराहट आ जाती। फिर वो सिया को देखते हुए कहता है, ये लास्ट बार था। अगर अगली बार ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो याद रखना, पनिशमेंट भी वैसे ही मिलेगी। तुम समझ रही हो ना? आज के बाद कभी भी मुझे नज़रअंदाज मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि कोई मुझे नज़रअंदाज करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और खास कर तुम। उसके सवाल पर सिया थोड़ी हिम्मत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, और ऐसा क्यों है? उसके सवाल पर मानव की आंखें और ज्यादा गहरी हो जाती हैं और वह उसकी आंखों में देखते हुए रहता है, तूने जवाब चाहिए। उसकी बात पर सिया कुछ कहती तभी उसे अपने गाल पर मानव के वो बड़े गम हाथ महसूस होते हैं जो थोड़े रफ थे और धीरे धीरे उसके गालों को सहला रहे थे, और उसके हाथों का अंगूठा फिर से उसके फोटो के किनारे के आसपास पील कर पा रही थी। वह ये देखकर और महसूस करके सिया को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसके अंदर वही फीलिंग आने लगती है जो स्टडी रूम में मानव के करीब आने से आ रही थी। उसकी दिल की धड़कन है धीरे धीरे तेज होने लगी थी, इतनी कि वह मानव भी साफ सुन सकता था। मानव का चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आ रहा था, इतने करीब कि उसे अपने चेहरे पर मानव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी और यह सिया साफ साफ महसूस कर रही थी। वही मानव की नज़र बस सिया के चेहरे पर थी। जो क्या था उसके वो चेहरे जैसे लाल होठ जो वह बार बार अपनी जीभ से गीले कर रही थी, उसकी दिल की वह तेज धड़कन है जो मानव आराम से सुन रहा था। उसके चेहरे पर आ रही बेचैनी भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी।
मानव धीरे से अपने अंगूठे को उसके फोटो पर रख उन्हें सहलाने लगता है और अपनी नाक से उसके चेहरे पर उसके ऐसे करने बरसे सिया को गूसे बम्स आने लगते हैं। उसे बहुत बेचैनी होने लगती है, उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी होने लगती है। मानव अपनी थोड़ी धीमी मगर कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हें पता है डार्लिंग, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है और मुझे गुस्सा दिलाता है, और आज तुमने वो दोनों किए ना। जिस पर सिया अपने आंखों में डर लिए बस हल्का सा अपना सर हम हिला दी। ये देखकर मानव के होठों की खूने हल्के से ऊपर उठते हैं। फिर वो आगे कहता है, अब तुमने इतनी सारी गलतियां की हैं तो इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। ये बोलते हुए उसकी नजरें सिर्फ सिया की फोटो पर थी। वही पनिशमेंट सुनकर सिया के मुंह से अचानक ही निकलता, पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? वो इतना बोल ही पाई थी कि अचानक उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी हाथों की पकड़ मानव के शर्ट पर टाइट जाती है, क्योंकि मानव ने अपने ठंडे रफ फोटो को सिया के छोटे पतले पर नर्म गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर रख दिए थे। वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था, उसने बस उसके लिप्स के खिलाफ अपने लिप्स को दबा रखा था और हल्का प्रेशर उसके लिप्स पर बनाते जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने उसके होठों पर छोटी छोटी किसें करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने से सिया की बॉडी का कांप उठे, पर मानव अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। धीरे धीरे उसने सिया के फोटो को अपने मुंह में ले लिया और उन्हें धीरे धीरे शक करने लगा। वही सिया पुतले की तरह खड़ी थी, अभी भी उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वह एक तक मानव को देख रही थी। वही मानव उसके अपर लिप्स को तो कभी निकले होठों को अपने फोटो में भरकर उसे शक कर रहा था। पर जब उसने किया का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसने एक हाथ से उसके आंखों को बंद कर दिया और धीरे से अलग होकर कहा, फील करो बस, और अगर तुम्हें पसंद ना आए तो उसी वक्त मुझे धक्का दे देना। ये बोलकर उसने फिर एक बार अपने लबों को सिया के लबों से जान मिलाया और इस बार वह नॉर्मल की नहीं कर रहा था या बस लिप्स को टच नहीं कर रहा था, इस बार वह पूरे फैशन के साथ सिया को किस कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथों को सिया की कमर पर रख दिया और उसे किस करने लगा। मानव की बात सुनकर उसकी छुअन से और उसकी इस नज़दीकियों से सिया थोड़ी थोड़ी बहकने लगी थी। उसके लिए ये सब बहुत अलग एहसास है, क्योंकि पिछले जन्म में और इस जन्म को मिलाकर यह उसकी पहली किस थी। बेचारी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही कोई एक्सपीरियंस है, पर वो बिना कुछ सोचे समझे मानव की बात सुन रही थी। उसे मानव की बॉडी से आ रही वह सेडिक्टिव स्मेल अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी और वह भी अब उस एहसास को एंजॉय करने लगी थी। भले ही वो किस करना नहीं जानती थी, पर फिर भी वह बिना कुछ कहे या किए ऐसी खड़ी रही और मानव को जो करना है करने